स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने कल एंजाइम के बारे में 2 टॉपिक्स कवर किए थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, और साथ साथ हमने एंजाइम की स्पेसिफिसिटी के बारे में भी पढ़ा था कि एंजाइम्स किस तरह से स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स। इनहिबिशन यानी कि एंजाइम्स के एक्शन को ख़त्म करना या रोकना। तो इनहिबिटर्स होते क्या है? ये वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, एंजाइम के फंक्शन को या तो ख़त्म करने का या फिर कम करने का काम करते हैं। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इनहिबिशन। इनहिबिशन यानी कि ख़त्म करना। तो जो इनहिबिशन होता है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है कम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक होता है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, और जो तीसरा होता है वो होता है एलोस्टेरिक इनहिबिशन। फर्स्ट हम बात करते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिशन की। कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि जो दूसरा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो कि इनहिबिटर का काम करता है, वो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करता है कि वो एंजाइम की बाइंडिंग साइट के साथ जुड़ जाए, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है सबस्ट्रेट जैसा, जिसके कारण क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने की बजाय एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है और एंजाइम की एक्टिविटी खत्म या रुक जाती है। एंजाइम इनहिबिटर जो कॉम्प्लेक्स होता है वो स्टेबल होता है और वो डिसोसिएट नहीं होता प्रोडक्ट को देने के लिए। तो आप जैसे फिगर में देख रहे हो, फिगर में हमें क्या दिख रहा है कि जो एंजाइम इनहिबिशन में क्या हो रहा है कि एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट जुड़ना होता है एक्टिव साइट पर, तो वहाँ पर सबस्ट्रेट जुड़ने की बजाय क्या हो जाता है, इनहिबिटर जो, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है सबस्ट्रेट जैसा होता है, इसलिए इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करके वो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो ये तो हमारा एंजाइम कम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में, जिसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक क्लासिकल जो एग्जांपल है कम्पिटिटिव इनहिबिशन का वो है सल्फोनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। इसमें क्या होता है कि जो सल्फोनिक एसिड जब ऑक्सीडाइज होता है तो फ्यूमिक एसिड में चेंज हो जाता है, पर अगर हम उसके अंदर मेलोनिक एसिड डाल देते हैं तो जो एक्टिविटी होती है सल्फोनिक एसिड की वो ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे। तो इसी तरह जो ये मेलोनिक एसिड है वो एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करती है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सल्फोनिक एसिड से मिलती जुलती है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है कम्पिटिटिव इनहिबिशन का। तो अगर हम इनके सिग्निफिकेंस की बात करें कि जो अगर सिग्निफिकेंस क्या होगा कि जो हमारा जो कम्पिटिटिव इनहिबिशन के कारण ये लोकेंट की हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है, और ये सबसे स्पेसिफिटी जो एंजाइम्स है उसको भी ये सपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन की। कई बार क्या होता है कि जो इनहिबिटर होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है सबस्ट्रेट के साथ बिल्कुल सिमिलर नहीं होता, तो इसलिए उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं होता एक्टिव साइट्स पर उसमें क्या करता है कि किसी दूसरी साइट पे फिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण जो फिजिकल नेचर होता है एंजाइम का वो ख़त्म हो जाता है या ख़राब हो जाता है, जिसके कारण एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाते और रिएक्शन नहीं हो पाती। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि जो इनहिबिटर होता है वो एक्टिव साइट पे ना जुड़कर कहीं और जुड़ जाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के नेचर को ख़राब कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है और जो केएम है वो चेंज नहीं होता, जबकि जो कम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो केएम वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, जबकि जो वही मैक्सिमम है वो अनचेंज्ड रहती है। तो जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पॉइजन हो सकते हैं, जैसे कि साइनाइड पॉइजनिंग, जिसमें क्या होता है इनहिबिशन हो जाता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का, जो कि एसेंशियल होते हैं सभी मेमेलियन सेल्स के लिए। और ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिशन होता है ये रिवर्स भी नहीं कर सकते हम इसको, क्योंकि इसमें जो हम सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन को हम बढ़ा नहीं सकते। जैसे अगर हम साइनाइड पॉइजनिंग की बात करें तो साइनाइड जो होता है वो कम्पीट नहीं करता एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ, क्योंकि इसकी सिमिलरिटी नहीं होती स्ट्रक्चर के साथ। इसी तरह दूसरा अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो दो एस्टेरिस जो होता है, एस्टेरिस 2 पॉलीपेप्टाइड्स को सिक्रेट करता है, एक तो जो पेप्सिन को इनहिबिट करता है, दूसरा जो पेप्सिन को ट्रिप्सिन को इनहिबिट करता है। तो इससे क्या होता है जो वर्म्स होते हैं वो इनके गट के अंदर वो एंजाइम्स नहीं होते जो कि इनको डाइजेस्ट कर सके। तो ये 2 तरह के इनहिबिशन हमने पढ़े, पहला था कम्पिटिटिव इनहिबिशन, दूसरा था नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। तीसरे की अगर हम बात करें वो होता है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन या फिर फीडबैक इनहिबिशन। ये एक यूज़फुल मैकेनिज्म होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो प्रोडक्ट जो एक्यूमुलेट होते हैं उसको वह कंट्रोल करता है, चेक करता है। तो इसमें अगर हम एग्जांपल दें तो ये है ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है जो
जब अमीनो एसिड यानी कि आइसोलेशन अमीनो एसिड जो फॉर्मेशन होती है, तो इसकी फॉर्मेशन को स्टॉप कर देते हैं जब ये ऑप्टिमम क्वांटिटी में बन जाता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल या यूजफुल मैकेनिज्म होता है। जैसे आप फिगर में देख रहे हो कि आइसोलेशन है, आइसोलेशन की स्टार्टिंग पॉइंट पे ही वो रुक जाते हैं। नहीं, फीडबैक का मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट्स है उसी को कंट्रोल कर देते हैं, जिससे कि ये एलोस्टेरिक इनहिबिशन हो जाता है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट होता है आइसोलेशन, वो वर्क करता है एज ए इनहिबिटर और मॉड्यूलेटर एट द फर्स्ट स्टेज। तो इसी तरह से जो हेक्सोकाइनेज है इन रेस्पिरेशन, वो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान इसी तरह से वो क्या एक्ट करता है ग्लूकोज के ऊपर, ग्लूकोज स्विच बनाने के लिए। तो एलोस्टेरिक इनहिबिशन जो होता है वो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ऊपर इनहिबिशन होती है, और जिससे कि हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को धीरे धीरे वो कम कर देते हैं। तो अगर हम एलोस्टेरिक इनहिबिशन की साइट्स की बात करें, तो एलोस्टेरिक जो एंजाइम्स होते हैं उसके दो साइट्स होती है, एक होती है एक्टिव साइट, दूसरी होती है एलोस्टेरिक साइट्स। जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कंबाइन कर देता है एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम के साथ और उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को कंट्रोल कर देता है। और इसी तरह जो प्रोडक्ट बनता है वो एक्ट करता है एज ए इनहिबिटर, जो कि कन्फॉर्मेशनल चेंजेस लाता है इन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स, जिससे कि कैटालिटिक एक्टिविटी खत्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है। तो इस तरह से ये दो तरह के एक्टिव साइट और एलोस्टेरिक साइट्स की हेल्प से जो फीडबैक एलोस्टेरिक इनहिबिशन हो जाता है। ठीक है, एक हमने यहाँ डिफरेंस भी देख रहे हैं, हम एक टेबल है जिसके अंदर डिफरेंस है बिटवीन द कॉम्पिटिटिव एंड एलोस्टेरिक इनहिबिशन। अगर हम इसमें देखें कि कैरेक्टर्स की बात करें, फर्स्ट है बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर ये कहाँ बाइंड करता है इनहिबिटर, एक्टिव साइट पे, और एलोस्टेरिक में वो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है। फीडबैक रेगुलेशन की बात करें तो कॉम्पिटिटिव में ऐसा नहीं होता, जबकि एलोस्टेरिक में क्या होता है वो ये प्रिवेंट करते हैं एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर सब्सट्रेट मॉलिक्यूल्स से सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, एलोस्टेरिक में ऐसा नहीं होता। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो एक्टिव साइट को ऑक्युपाई कर लेते हैं ताकि सब्सट्रेट मॉलिक्यूल वहाँ पर बाइंड ना हो सके, जबकि एलोस्टेरिक इनहिबिशन वो एलोस्टेरिक साइट को ही ऑक्युपाई करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मेलोनिक एसिड है जो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करता है सल्फोनिक एसिड के साथ, और एलोस्टेरिक इनहिबिशन में आइसोलेशन अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि थ्योरनिन एसिड की फॉर्मेशन होने से रोकते हैं। तो आज ही हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ इनहिबिशन पढ़ी है। फर्स्ट हमने पढ़ा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, सेकंड पढ़ा हमने नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एंड थर्ड हमने लास्ट में पढ़ा एलोस्टेरिक इनहिबिशन। कल ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें अपना जो लास्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, ये हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।